Come again in the share knowledge. This is Poonam, and we have covered already history topics in news. We are covering the series in which we are talking about some current affair news which are in 2020, and also we will cover for 2021. We have already covered language and literature part, Indian festivals in the news, traditional and cultural practices and art forms, personalities in the news. So today we will start from the historical events, and then we will cover sites, heritage, architecture, monuments which were in the news. So let us start from the historical events. So first of all, there is Battle of Panipat. It was first battle in the Panipat, that was 1526, which was fought between Ibrahim Lodhi and Babur. So इब्राहिम लोधी को इसमें डिफीट मिली थी और दिल्ली एंड आगरा जो था वो बाबर के कंट्रोल में आ गया था. इसमें सेकंड बैटल जो थी पानीपत की, दैट वाज इन 1556. अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ी गई थी और बंगाल के वज़ीर थे हेमू, और इसमें डेफिनेटली अकबर को जीत हासिल हुई थी और बैरम खान ने कैप्चर कर लिया था लाहौर, मुल्तान, अजमेर, जौनपुर और ग्वालियर. एक्चुअली अकबर ने ये फ़ाइट खुद से नहीं फॉट की थी, इसमें बैरम खान ने ही उनकी तरफ से ये फ़ाइट लड़ी थी. नेक्स्ट जो है थर्ड बैटल पानीपत की, दैट वाज 1761. इसमें मराठा आर्मीज़ जो थे उसमें सदा शिवराव बाहू वर्सेस अफ़गान जनरल थे, उसमें अहमद शाह अब्दाली. तो ऐसा कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में ही हुई थी, और इसमें सपोर्टेड बाय रोहिलास जो नजीबुद्दीन दौला, और सूरजमल जट थे भरतपुर के, सुजाउ दौला द नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम. उसके बाद कुछ जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम कर रहे हैं तो सतनामी रेबेलियन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सतनामीज़ जो थे दे वर फाउंडेड बाय ए सेंट नेम्ड बीरभान. बीरभान एक सेंट थे, उन्होंने सतनामीज़ को एक तरह से फाउंड किया था ये जो रिबेलियन, ऑल्सो इन 1657. इसमें पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स और अनटचेबल्स थे. दे रिबेल्ड अगेंस्ट द माइटी मुगल एम्पायर. तो अगर ये क्वेश्चन कहीं आपको दिख जाता है कि उन्होंने जो फाइट की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की थी, नो, इट वाज द रेबेलियन दैट वाज अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, एंड रिवोल्ट वाज ट्रिगर्ड इन नरनौल, सो प्रेजेंट डे ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और फुट सोल्जर्स थे एंड सतनामी. तो लॉन्ग टर्म रीज़न इनका क्या था? तो हाई कास्ट कंटिन्यू टू इन्फ्लिक्ट द वर्स्ट एट्रोसिटीज़ ऑन द पीजेंट. आर्टिजन जो लोग थे, कारीगर, पीजेंट, किसान थे, अनटचेबल थे, ट्राइबल्स थे, इन पे जो हाई कास्ट वाले लोग थे वो कॉन्टीन्यूली बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करते थे. हाई टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी मुगल्स की, तो इस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने ये विद्रोह कर दिया था. उसके बाद एक भीमा कोरेगांव बैटल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जनवरी 1 में ये इम्पॉर्टेंट था न्यूज़ में, इसलिए भी था क्योंकि मार्क करते हैं. तो 1818 में क्योंकि एक पूरी सेंचुरी हो जाती है और 2 सेंचुरीज़ हो जाती है, तो चीज़ें इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं खुद से ही. तो जैसे कि 2018 में ये इसका 2 सेंचुरीज़ कंप्लीट हो गई, तो ऑब्वियसली अभी 1-2 साल तक थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है. बैटल ऑफ कोरेगांव ये लास्ट बैटल थी, उसको एंग्लो मराठा वार जो था उनकी जो लास्ट बैटल थी, जो भीमा कोरेगांव बैटल, इसको भीमा रिवर पे लड़ा गया था एंग्लो मराठा वार, इसलिए इसको भीमा कोरेगांव बैटल कहते हैं. तो ब्रिटिशर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे, सोल्जर्स फ्रॉम दलित जो कि महार कम्युनिटीज़ के थे, और इसका किसके साथ इनकी फ़ाइट हुई थी? पेशवाज जो बाजीराव सेकंड के साथ उनके थे. तो वैसे तो हम यही कह सकते हैं कि एंग्लो मराठा वार था. मराठास में जो पेशवा बाजीराव 2 थे, और ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एंग्लो थे उसमें सोल्जर्स ये महार कम्युनिटी के थे, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है. तो एवरी ईयर पीपल फ्रॉम दलित महार कम्युनिटी सेलिब्रेट दिस विक्ट्री ऑन जनवरी 1 एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट कास्टिज़म, क्योंकि पेशवाज मराठा भी उसी तरह से जैसे कास्टिज़म, अपर कास्ट, वो भी थोड़ा ज़्यादा था उस समय, तो इसलिए भी इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स कास्टिज़म को इतना बढ़ावा नहीं देते हैं, तो उस तरह से उनके साथ ही उन्होंने लड़के ये जीता था. उसके बाद पाइका रेबेलियन, पाइका जो थे वो फुट सोल्जर्स को कहते हैं, और ट्रेडिशनल जो थे लैंडेड मिलिशिया ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के मिलिशिया लोग जैसे
आजकल भी कह देते हैं नक्सली हैं ये। तो वो लोग अपने जब अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था, हु यूज टू परफॉर्म पुलिसिंग फंक्शंस एंड दे ऑन रेंट फ्री लैंड, निष्कर जागीर बोलते हैं। तो कई बार आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स में ऐसे वर्ड्स के ओरिएंटेड भी कई बार स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। निष्कर जागीर्स क्या हैं? तो निष्कर जागीर जो रेंट फ्री लैंड होती थी उसको कहते थे निष्कर, मतलब निश मतलब रेंट, रेंट से फ्री। सो दैट वाज गिवन टू, कर हम रेंट को कहते हैं, हिंदी में कर कहते हैं, निश मतलब उससे फ्री, नील। तो दैट वाज गिवन टू देम फॉर देयर मिलिट्री सर्विस टू किंगडम ऑफ खुर्दा। तो उन्होंने ये खुद से अपना ओन कर लिया था अपनी मिलिट्री सर्विस के साथ। और पाइका रेबेलियन 1817 में हुआ था, तो इसका भी रिसेंट ही हम कह सकते हैं कि 2 सेंचुरीज कंप्लीट हुई हैं। दैट वाज एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म, चेंजेस ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। इसमें जो ब्रिटिशर्स ने किया था 1803 में, वो रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ था। जैसे तो टेक ओवर ऑफ द रेंट फ्री लैंड, उन्होंने वो लैंड, रेंट फ्री लैंड उनको मिल गई थी आफ्टर दैट। सो बख्शी जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर जो थे वो मिलिट्री चीफ थे ऑफ द किंग ऑफ खुर्द। और इनकी जो आर्मी थी पाइका की, एंड फोर्स द ब्रिटिशर्स टू रिट्रीट। तो ब्रिटिशर्स को इन्होंने फोर्स कर लिया था कि वो पीछे हट जाएं। तो पाइका रेबेलियन में ऑब्वियसली उड़ीसा के जो मिलिशिया थे, इनको काफ़ी अच्छी जीत हासिल हुई थी और उन्होंने अपने काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स भी पा लिए थे। रेंट फ्री लैंड की ही हम जैसे खुर्द की बात करते हैं। उसके बाद आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के नाम से म्यूज़ियम बना है, तो इम्पोर्टेंट रहता है फिर ये 3-4 साल तक इवेंट, अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स क्योंकि बहुत ही कम न्यूज़ में दिखते हैं तो थोड़ा सा इस पे अच्छी सी पैनी नज़र होनी चाहिए। तो 1942 में इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म हुई थी और ये डिसीज़न लिया गया था कि इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया जाएगा, या फिर इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज कहा गया था, फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। और फिर 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने पहले ही एक बना ली थी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी कहते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो एग्जाइल में बनाई थी, ओपनली नहीं था ये उस समय इंडिया में, क्योंकि ये सिंगापुर में उन्होंने अनाउंस किया था और जैसे रेडियो वगैरह भी उन्होंने चलाया था। उसके बाद इनेबल बोस टू नेगोशिएट विद द जापानीज़। तो जब उन्होंने ये गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, उनको लोगों का काफ़ी सपोर्ट था, तो उसके बिहाफ पे फिर जापानीज़ के साथ भी वो नेगोशिएट कर सकते थे। और उनकी जो मोबिलाइजेशन थी इंडियंस की ईस्ट एशिया में, तो उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी ज्वाइन किया, सपोर्ट मिला उनको इंडियन नेशनल आर्मी को जापानीज़ की तरफ से, बाकी ईस्ट एशिया से भी। और रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने इनवाइट किया था सुभाष चंद्र बोस को ईस्ट एशिया में 1943 में, और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था इसका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का और इंडियन नेशनल आर्मी का। सो बैटल क्राई जो इनका था वो यही था, चलो दिल्ली। उसके बाद है खुदा खिदमतगार। खुदा खिदमतगार का किस्सा ख्वानी बाज़ार के नाम से एक हमें याद रखना है। अप्रैल 23, 1930 में जो साइट ऑफ मैसेकर जो ब्रिटिशर सोल्जर्स के थे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, उसके लिए था। तो मूवमेंट ये अब्दुल गफ़ार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लॉन्च किया था। फ्रंटियर गांधी कहते हैं अब्दुल गफ़ार खान में। उसके बाद तो ये पाकिस्तान में चले गए थे क्योंकि उस तरह से जब पार्टीशन हुआ था, लेकिन ही वॉज वेरी सेकुलर पर्सन इन दी फ्रीडम स्ट्रगल। सो फॉर्मली ज्वाइंड इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन करी थी 1929 में, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला था फ्रॉम मुस्लिम लीग को। खुदाई खिदमतगार अपोज्ड दी पार्टीशन। तो जैसे मुस्लिम लीग चाहती थी कि पार्टीशन हो, पाकिस्तान अलग बने, इंडिया अलग बने, तो ये जो खुदाई खिदमतगार थे, ये खान अब्दुल गफ़ार खान, इन्होंने बहुत ही अपोज किया था अच्छे से, लेकिन ये नहीं हो पाया था। दैट इज़ अ सेपरेट इशू। सो ब्राइट रेड शर्ट्स एज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में इनका एक खुदाई खिदमतगार जो किस्सा ख्वानी बाज़ार कहते हैं, तो रेड शर्ट्स के साथ, और वुमेन जो थे वो ब्लैक गारमेंट्स के लिए इस तरह से वो मूवमेंट जो था उसमें इस तरह से इनका ड्रेस कोड रहता था। उसके बाद है मालाबार अपराइजिंग्स।
मालाबार अपराइजिंग को मोपला राइट्स भी कहते हैं। 1921 में ये हुआ था। तो ये इस समय अभी 2021 का जो प्रीलिम्स है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके लिए अभी एक सेंचुरी हो रही है तो 2021 में। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ राइट्स बाय मोपलाज। तो मोपला कौन थे एक्चुअली? मोपला थे मुस्लिम्स ऑफ मालाबार। जो मालाबार रीजन में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनको मोपला कहते हैं। इन द 19th सेंचुरी एंड द अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने ब्रिटिशर्स और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे जो एट्रोसिटीज़ करते थे मालाबार रीजन में। मालाबार एक्चुअली नॉर्दर्न जो केरला का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ उनको कहा जाता है मालाबार। तो इसमें आर्म्ड रिवोल्ट भी था, दैट वाज लेड बाय फ्रीडम फाइटर वेरियम कुन्नाथ जो हाजी थे, कुंज अहमद हाजी, और विक्टिम्स ऑफ अप्रेसिव अग्रेरियन रिलेशंस रहा। तो थोड़ा सा यही न्यूज़ में था। बाकी आपको मेंस के पॉइंट से भी मालाबार अपराइजिंग मोपला राइट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड ज़रूर पूछा जा सकता है। और हिस्टोरिकल टॉपिक में हमने इवेंट्स कर लिए हैं। अब साइट्स, हेरिटेज, आर्किटेक्चर, जो एक्चुअली में आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट है, तो वो जो न्यूज़ में रहा है उसको देख लेते हैं। तो जो सदर्न इंडिया में चालुक्यास थे, हमें पता है, तो 600 AD टू 750 AD तक रहे थे ये। तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, और जो बेरार रीजन है, विदर्भ रीजन कहते हैं महाराष्ट्र का, तो वहाँ पर चालुक्यास थे। जैसे सातवाहनास थे, वाकटकास थे। तो वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बदामी, वटापी, वो थे नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये चालुक्यास हैं यहाँ पे। उसके बाद बादामीज़ हैं, चेराज हैं। तो ये यहाँ पर पल्लवाज थे तमिलनाडु वाले रीजन में। तो इनका ये चालुक्याज वगैरह का ये इम्पोर्टेंट है। और सदर्न इंडिया में जैसे हम बात करते हैं वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ बदामी, जो वतापी भी कह देते हैं, बदामी भी कहते हैं। तो इसमें एक तो चालुक्याज ऑफ वेंगी थे, एक तो चालुक्याज ऑफ कल्याणी थे। तो इनको हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे चालुक्याज ऑफ बदामी को बोलते हैं अर्ली चालुक्याज। एक सीधी सी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि अर्ली चालुक्याज कौन थे। तो जो चालुक्याज ऑफ बदामी थे, जिसमें जयसिम्ह वन थे। उसके बाद इतना तो नहीं हमें इनके बारे में पता रखना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, जैसे चालुक्याज ऑफ बदामी अर्ली चालुक्याज थे जो, उनको कदम्बाज फिडिशरीज भी कहते थे। जयसिंह वन थे, राणा राजा थे, पुलकेशिन वन थे। ठीक है, पुलकेशिन वन जो थे वो श्रोता सैक्रिफाइसेस, अश्वमेध यज्ञ जो उन्होंने उसके साथ इनका एसोसिएशन रहता है। तो कीर्तिवर्मन थे। इस तरह से बाकी भी थे। उसके बाद जैसे कीर्तिवर्मन के फर्दर यहाँ पुलकेशिन टू थे, ये इम्पोर्टेंट भी हैं। और जयसिम्ह थे। उसके बाद ये यहाँ पर विनयादित्य, कीर्तिवर्मन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पुलकेशिन वन, पुलकेशिन टू, थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। पुलकेशिन टू के बारे में जान लेते हैं। ये 610 AD टू 640 AD से थे। और इनका जो मोस्ट पावरफुल और फेमस थे ये उन चालुक्याज में से, बदामी के। तो विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट्स इनकी क्या हैं? जैसे एहोल इंस्क्रिप्शन और रवि कीर्ति। तो एहोल इंस्क्रिप्शन ये पुलकेशिन टू से रिलेटेड है, और रवि कीर्ति। आर्ट एंड कल्चर जो एक्चुअली एशियंट इंडिया का है, ये थोड़ा सा टफ तो माना ही जाता है समझने में, दोज हु आर नॉट द हिस्ट्री स्टूडेंट्स। सो पुलकेशिन टू मैंने डिफीट किया था हर्षवर्धन को भी। तो ये भी उनकी एक विक्ट्रीज, अचीवमेंट्स हैं। तो इनको, जब इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था, तब इनको टाइटल मिला था दक्षिण पथेश्वरा। और इन्होंने एम्बेसी भी एक भेजी थी पर्शिया को। और इनका जो अजंता केव्स में भी इनका पुलकेशिन टू का नाम जैसे डिपिक्ट किया हुआ है कुछ स्टोरीज से रिलेटेड। उसके बाद इन्होंने 2 एक्सपेडिशंस भी लीड किए थे अगेंस्ट पल्लवास। तो 2 एक्सपेडिशंस किए थे इन्होंने पल्लवास के अगेंस्ट। तो फर्स्ट इनका सक्सेसफुल रहा था, जो महेंद्र वर्मन के अगेंस्ट किया था इन्होंने, जो चालुक्यास थे वेंगी के। तो ये हम जो पुलकेशिन टू की बात कर रहे हैं, दीज वर द चालुक्यास ऑफ बदामीज। और वो बदामी वाले जो थे वो अर्ली चालुक्यास थे। इतनी बात तो समझ में आती है।
और ये हम जान चुके हैं कि इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था, दक्षिण पथेश्वरा इनको टाइटल इन्होंने लिया था, फिर अजंता केव्स में भी इनका नाम है, पर्शिया में इन्होंने एम्बेसी भेजी, मिशंस भेजते थे ये, और ऐहोल इंस्क्रिप्शन में इनका रविकृत कीर्ति में नाम है। तो फर्स्ट जो इनका जो एक्सपेडिशन इन्होंने पल्लवस के जो पल्लव थे उनके खिलाफ जो किया था वो सक्सेसफुल रहा था। महेंद्र वर्मन थे उस समय, चालुक्याज और वेंगी। लेकिन जो सेकंड एक्सपेडिशन इन्होंने किया था वो फेलियर हुआ था नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे, और वहाँ उस समय ये जो थे किल्ड हो गए थे। पुलकेशिन II was killed in the second expedition against the Pallavas, which was against नरसिम्हा वर्मन। बट जो महेंद्र वर्मन के टाइम था वो इनका सक्सेसफुल रहा था। जो चालुक्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी थी वो किस तरह की थी? जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज नहीं था। सेंटर के पास ज़्यादा पावर थी, ग्रेट नेवल पावर भी थी, क्योंकि चालुक्य सदर्न में थे तो कोस्ट के साथ रहता है, तो नेवल पावर इनकी स्टार्टिंग से काफ़ी थी। उन 100 उस समय के हिसाब से 100 शिप्स थे, और जो स्टैंडिंग आर्मी भी थी इनके पास। उसके बाद सोसाइटी कैसी थी? तो सोसाइटी में स्पेशली जो ब्राह्मणिकल हिंदूज थे वो रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स भी रहता था। वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस भी होते थे। जैनिज़्म काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था और बुद्धिज़्म डिक्लाइन कर रहा था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो चालुक्यन के टाइम पे बुद्धिज़्म का क्या स्टेटस था? बुद्धिज़्म डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन जैनिज़्म वॉज प्रोग्रेसिंग एट द टाइम ऑफ चालुक्यन, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था चालुक्यस का? तो हमें इतना पता होना चाहिए कि विसारा स्टाइल है, डेक्कन स्टाइल जो अगर बात करते हैं तो सदर्न है तो डेक्कन स्टाइल है, और विसारा स्टाइल था इनका। जो टेम्पल्स ऐहोल में टेम्पल्स बनाए हैं, ऐहोल में विक्ट्री भी थी, तो बदामी के टेम्पल्स हैं, पाटाडक्कल के हैं, महागुत्ता टेम्पल्स, तो रॉक कट केव्स में भी इनका काफ़ी आर्किटेक्चर था। जैसे मालप्रभा रिवर पे बागलकोट में रॉक कट केव्स हैं इनकी, रॉक कट केव्स हैं, रॉक कट टेम्पल नहीं है, रॉक कट केव्स हैं। और टेम्पल्स बदामी, पटाडक्कल और महाकुत्ता और ऐहोल में इनका रहता था। स्टाइल इनका विसारा था। नेक्स्ट है लाडखान टेम्पल, मेगुटू जैन टेम्पल ऐहोल में। ये हम देख लेते हैं किस तरह का टेम्पल ऐहोल में हमने बात किए थे कि टेम्पल है। जो लाडखान टेम्पल है ये शिव का टेम्पल है, और ये जो इस तरफ है ये लाडखान शिवा का टेम्पल है, और ये है राइट साइड पे हमारा मेगुती जैन टेम्पल। बदामी एंड भूतनाथ बदामी और भूतनाथ भी एक तरह से है। बदामी केव टेम्पल थे इनके, जो ये केव में दिख रहा है, केव के अंदर पिलर्स बना के इस तरह से इनका टेम्पल्स बनाए जाते थे केव में ही। और हिंदू और जैन दोनों ही तरह के थे, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि बुद्धिज़्म डिक्लाइन कर रहा था, तो इनके टाइम पे बुद्धिज़्म की केव्स नहीं थी, तो ये जैन और हिंदू के थे। और रॉक कट था इनका। केव 1 जैसे शिव नटराजा की होती थी, सेकंड केव में विष्णु एंड त्रिविकर्मा, केव 3 में जैसे काफ़ी लार्जेस्ट थी और विष्णु की थी। तो थोड़ा सा इतना प्रीलिम्स में आजकल जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के, बहुत ही डिफरेंट से क्वेश्चन होते हैं जो कहीं पहले हमने शायद पढ़े नहीं होते, हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, समझते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते हैं। लेकिन आजकल वही चीज़ें जब आती हैं तो फिर हम कहते हैं पेपर अनएक्सपेक्टेड था, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो केव 1 जो थी वो शिवा नटराजा के लिए, केव 2 विष्णु एंड त्रिविकर्मा के लिए थी, केव 3 जो सबसे बड़ी भी थी, ये पूछा जा सकता है कि जो बदामी के केव्स थी उनमें से सबसे बड़ी केव 3 है, और वो किसकी है? तो वो विष्णु की है। केव 4 में जैनिज़्म है। उसके बाद भूतनाथ है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स डाइटी, ये भूतनाथ की, ये इसके बीच में पौंड के बीच में भी बनाया जाता था। उसके बाद पटाडक्कल में जो पटाडक्कल के आप काफ़ी समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। और कदासिद्धेश्वर टेम्पल है, जम्बू लिंगेश्वर टेम्पल है, गलगनाथा टेम्पल है, चंद्रशेखर टेम्पल है, संगमेश्वर टेम्पल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, पपनाथ टेम्पल और जैन नारायण टेम्पल। तो ये जो सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं पटाडक्कल के, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं चालुक्याज ऑफ बदामी।
नेक्स्ट है बीजापुर स्कूल। अभी हमने विसारा स्कूल के बारे में पढ़ा था कि ये डेक्कन के जो चालुक्यास के टाइम पे टेम्पल और केव से विसारा स्टाइल था डेक्कन स्टाइल में। अभी बीजापुर स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। बीजापुर स्टाइल जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, ये भी डेक्कन स्टाइल है और ये आदिल शाह ने पेट्रोनाइज किया था इसको। तो इसमें यूज़ जो है वो 3 आर्च फैकेड एंड बल्बस डोम यूज़ की जाती थी। तो 3 तरफ से आर्क रहता था इनका और इस तरह से बल्बस डोम्स रहती थी। जो पिलर्स भी होते थे वो भी डोम की शेप में रहते थे। तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता था ये एंड विद अ नैरो नेक। और इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ कॉर्निसेस, सीलिंग सपोर्टेड बाय आयरन क्लैंप्स और स्ट्रॉन्गर प्लास्टर ऑफ मोटार। तो ये इस तरह से प्लास्टर ऑफ मोटार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था, यूज़ किया जाता था। बिल्कुल यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स हम थोड़ा सा अपने माइंड में रखें तो एलिमिनेशन मेथड में काफ़ी यूज़ होता है जब प्रीलिम्स के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। कई बार आर्ट एंड कल्चर के 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 13-14 तक भी चली जाती है, तो वो काफ़ी मैटर करता है प्रीलिम्स में ऑफ कोर्स। एंड वॉल्स वर डेकोरेटेड बाय रिच कार्विंग्स, वॉल्स में काफ़ी कार्विंग की होती थी। और गोल गुंबज जो है बीजापुर का, तो हमें ये पता होना चाहिए वही उसी स्टाइल में होगा, बीजापुर स्कूल स्टाइल में। ये जो गोल गुंबज क्या है, दिस वाज द मौजूलियम ऑफ आदिल शाह इन बीजापुर। उसके बाद है हमारा राखीगढ़ी, हिसार और हरियाणा, क्योंकि अभी आर्कियोलॉजिकल वर्क से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ भी चल रही थी, तो इसमें काफ़ी हमें इसके राखीगढ़ी के बारे में, हिसार जो हरियाणा में है उसका पता होना चाहिए। तो मैच्योर हड़प्पन फेज़ था ये, और प्लान्ड टाउनशिप थी यहाँ की, मड ब्रिक थी, बर्न्ट ब्रिक हाउसेस थे, एनिमल सेक्रीफिशियल पिट रहती थी, और सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं यहाँ पर। सिलेंड्रिकल सील्स जो हम ये देख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल, सॉरी, ये सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं, क्योंकि ऐसी सील्स शायद हमने हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो, ये जो लोथल वगैरह वहाँ पहले नहीं देखी हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सिलेंड्रिकल सील्स हैं विद 5 हड़प्पन करेक्टर्स, सिंबल ऑफ एलिगेटर ऑन दी अदर साइड। तो किसका सिंबल है यहाँ पर? एलिगेटर का दूसरी साइड पे होता है। इस तरह की भी सील्स पाई गई हैं यहाँ पर। और तो ये है वो साइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल, थंजौर तमिलनाडु में जो तमिलनाडु को, चेन्नई को सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं जो काफ़ी अनलिस्टेड भी हैं यूनेस्को वगैरह में। तो ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है, दैट वाज बिल्ट अराउंड 1003 AD एंड 1010 AD बाय ग्रेट चोला एम्परर राजा राजा वन। तो जो ये बृहदेश्वर टेम्पल हैं, दिस इज़ बिल्ट बाय चोलाज में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सो राजा राजा वन, तो 985 से 1014 AD तक ये बन गए थे। सो पेरिया कोविल किसको कहते हैं? तो बिग टेम्पल को कहते हैं। तो राजा राजेश्वर टेम्पल और राजा राजेश्वरम, तो ये भी इसमें टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं ये एक्चुअली, जो कि डेडिकेटेड किए जाते हैं लॉर्ड शिवा के लिए। उसके बाद बेस्ट एग्जांपल यही है जो द्रविडियन स्टाइल की हम बात करते हैं। तो द्रविडियन स्टाइल के सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। तो उसके बाद कंट्रीब्यूशन अदर किंग्स की भी रही हैं इसमें, जैसे अमान श्राइन है, पांड्या रूलर्स, नायका रूलर्स जो थे, गणेशा मराठा रूलर्स के थे, सुब्रमण्य श्राइन जो थी वो नायका रूलर्स ने 16th CAD में बनाई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, तो इनको खजुराहो ऑफ विदर्भ भी कहते हैं। विदर्भ क्वेश्चन सीधा ही पूछा जा सकता है, विच ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इज़ नोन एज द खजुराहो ऑफ विदर्भ। तो मार्कंडेश्वर टेम्पल को ये कहा जाता है। तो ये रिवर वैनगंगा में है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये नगाड़ा स्टाइल में है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मार्कंडेश्वर टेम्पल जो है वो नगारा स्टाइल में है, और ये शिव, वैष्णव और शक्त फेथ, तीनों ही फेथ पे डिपेंड करता है। तो इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे है ये कलश है ऊपर, उसके बाद जो ये विमान जो कहते हैं हम अमलाका है, और ये शिखर है, और यहाँ पर जो है मंडप है बीच में, जो बीच वाला सेंटर में होता है मंदिर, और जो हम जिसको स्टार्टिंग में कहते हैं जो
याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, जो द्वार होता है इसका, तो अर्ध मंडपा, क्योंकि इसको ये मंडप से पहले है तो अर्ध मंडपा, उसके बाद मंडपा, फिर ये शिखर है तो ये अमलक का है जिसको अंडा भी कहते हैं, और उस सबसे ऊपर है कलश। और ये हमारा है गर्भगृह जो बीच में है, ब्लू से दिखाया गया है, दिस इज़ गर्भगृह। और इस तरह का ये मार्कंडेश्वर का टेम्पल है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़, ये ऊपर ये सबसे ऊपर हम देख सकते हैं। ये है कलश, और जो ये बीच में है दिस इज़ अमलका, और ये शिखर कहते हैं इसको। तो ये मंडपा है और ये है अर्ध मंडपा, और ये यहाँ पर बीच में जो सेंटर में होता है ये होता है गर्भगृह। उसके बाद मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल के बारे में हमने ये जाना कि ये गढ़चिरौली ऑफ महाराष्ट्र में है, उस डिस्ट्रिक्ट में। इसको खजुराहो ऑफ विदर्भ भी कहते हैं, वैनगंगा रिवर पे है। तो अगर हमें इसका आर्किटेक्चर देखना है तो वो इस तरह से है, जैसे पहले ये पोर्च है, इसको मेन एंट्रेंस कहते हैं, यहाँ मंडप है, अंतराल होता है, फिर इनर श्राइन जिसको गर्भगृह कहते हैं। थोड़ा सा हम ये डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, मेंस में यूज़ की जा सकती है। उसके बाद है कोणार्क सन टेम्पल। ये कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा स्कूल से, जैसे हमने बीजापुर स्कूल पढ़ा, द्रविडियन स्टाइल पढ़ा, इस तरह से उड़ीसा स्कूल में भी काफ़ी टेम्पल्स को किस तरह से बनाया जाता है वो है हमारे पास कोणार्क सन टेम्पल, इसकी बेस्ट एग्जांपल। तो एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड और इंटीरियर वॉल्स प्लेन होती हैं, बाहर की वॉल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नो यूज़ ऑफ पिलर्स इन द पोर्च, जो द्वार होता है वहाँ पर कोई पिलर्स नहीं यूज़ किए जाते, बल्कि आयरन के ग्रिडर्स यूज़ किए जाते हैं। शिखर जो होता है उसको हम कहते हैं इसमें रेखा ड्यूल्स, ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स रहते हैं इसमें, विच सडनली कर्व्ड इनवर्ड शेप। तो पहले ये बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधे लंबे से होते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से उसको गोल सा एक डोम शेप में बना दिया जाता है। मंडप को कहते हैं जगमोहन, और ग्राउंड प्लेन को बोलते हैं स्क्वायर, और टेम्पल्स वर सराउंडेड बाय ए बाउंड्री वॉल। तो ये हम यहाँ इसमें देख सकते हैं। ये जो ऊपर का शिखर है, ये है रेखा ड्यूल। उसके बाद ये कलश है, सबसे ऊपर जो एक लंबा सा है उसको जो रेखा सी है रेखा ड्यूल कहते हैं। फिर कलश है, फिर अमालका है, और इसको ये जो सबसे पहले नीचे है ये बिल्कुल सीधा जा रहा है तो इसको बोलते हैं रहापागा। और फिर जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको गोल कर देते हैं तो अमला या भूमि कहते हैं इसको। और ये जो मंडप है यहाँ इसको जगमोहन कहते हैं, और इसमें अर्ध मंडप नहीं होता है, तो यहाँ पर सीधा ही एक आयरन के वो बना दिए जाते हैं, वहाँ से एंट्रेंस इसका माना जाता है। नेक्स्ट है अभी के लिए यही है। तो नेक्स्ट जो 2021 में भी काफ़ी न्यूज़ रहेंगी, वी ऑलरेडी हैव 5-6 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, तो वो न्यूज़ हम कवर करेंगे साथ में ही आफ्टर जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स की हम करते रहेंगे साथ में। तो अभी के लिए 2020 में जो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ थी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो आई होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव्स बाय मी। सो इसके बाद मैं कोशिश नहीं करूँगी, मैं फर्दर पोस्ट कर दूँगी आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी जो करंट न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं। क्योंकि जब हम करंट न्यूज़ में चीज़ें करते हैं तो साथ के साथ हम स्टैटिक का भी काफ़ी सिलेबस जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं, और अगर कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी हमें पता चल जाता है कि हमें इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और आई थिंक अभी के लिए ये काफ़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट में तीनों वीडियोस डाल दी हैं, इसका पार्ट 1, 2 एंड 3। सो थैंक यू, and please subscribe the channel and also share with your friends because sharing is caring. Thank you and bye.